जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, जय जोहार सभी को। आज के इस छत्तीसगढ़ के वामसेप राज्य अधिवेशन में सर्वप्रथम तमाम महान पुरखों को नमन करते हुए, जोहार करते हुए सभी मंचस्थ हमारे अतिथिगण और इस विषय को आपने प्रबोधित किया, उसके लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस सभागार में उपस्थित हमारे केडर साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर हमने सोचा कि राज्य अधिवेशन जो है केडर बेस्ड होगा, क्योंकि पिछले महीना पूरे देश के अंदर 200 से अधिक जिलों में हमने क्लस्टर कन्वेंशन किया है और उस क्लस्टर कन्वेंशन में सभी राज्यों में अलग अलग जिलों का क्लस्टर बना करके हमारे मासेस को प्रबोधित करने का काम किया। जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, विभिन्न जिलों में रहते हैं, जिसकी मोबिलिटी राज्य स्तर पे नहीं हो पाती, इसीलिए क्लस्टर में वो कार्यक्रम को किया। और क्लस्टर कन्वेंशन लगभग पूरे देश में कंप्लीट होने के बाद हमें 2 सप्ताह के अंदर पूरे राज्यों में राज्य अधिवेशन जो केडर बेस्ड होगा, जिसमें केवल हमारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण उपस्थित होंगे और उनको ये कह सकते हैं कि ये मास्टर ट्रेनर का कार्यक्रम है। हमारे जो इस विषय पे ट्रेंड होंगे वो फिर समाज में जा कर के प्रबोधन का काम करेंगे। तो ये आज का विषय है सामाजिक लोकतंत्र की पुकार, संविधान केंद्रित राजनीति बने लोक सरोकार। साथियों, अभी 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ने लोकतंत्र को पूरे विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए कार्यक्रम भी बड़े तेज़ी से चला रही है। हालांकि उसका प्रभाव भारत में हमें कम दिखता है, क्योंकि वो जो कार्यक्रम लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को सही मायने में संचालित करने के लिए जो हमारी सरकार और गैर सरकारी संगठनों को भागीदारी करना चाहिए, सामाजिक संगठनों को जो भागीदारी करना चाहिए, वो प्रभावशाली तरीके से नहीं दिखता। तो उस दिशा में, क्योंकि वामसेप बुद्धिजीवियों का संगठन है और ऐतिहासिक संगठन है, हम लगातार 1973 से चालू करके, फॉर्मल रूप से 1978 से चालू करके आज लगातार देश के अंदर प्रबोधित करने का काम कर रहे हैं। और जिसका परिणाम है कि जो पिछड़े जो लोगों का प्रतिनिधित्व इस देश के शासन प्रशासन व्यवस्था में आई। आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व को देखें, सामाजिक प्रतिनिधित्व को देखें, तो उसमें मूलतः आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जो पिछड़े लोगों का जो भागीदारी आई, मुख्यमंत्री से लेकर के आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पार्टिसिपेशन करने का मिला मौका। लेकिन आज की जो राजनीति जो टर्न कर रही है, 1950 में हम भारतीय संविधान को इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़े हैं और उसको न केवल हमने स्वीकार किया, उसको हमने आत्मार्पित किया। आत्मा को से अर्पित करना, आत्मा से स्वीकार करना, मतलब हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हो सकता। यदि आत्मा ने इसको स्वीकार किया तो हमारे जो एक्शन है, व्यवहार में कुछ डेविएशन हो सकता है, लेकिन आत्मा में डेविएशन नहीं हो सकता।
और जिस संविधान को हमने माना उसका संवैधानिक मूल्य क्या है? संवैधानिक मूल्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू है वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। ये बेसिक 4 संवैधानिक मूल्य है जिसको इस देश के अंदर स्थापित करना है। और समानता को भी एनालाइज करें, समानता क्या होनी चाहिए, तो इसको प्रोफेसर एस.सी. गॉस हुए सोशलॉजिस्ट, उसने काफ़ी अच्छे से इसको क्लासीफाई किया। एक तो अवसर की समानता, अवसर की समानता होना चाहिए। जो हम देखते हैं आर्टिकल 16(4) में जो लोक प्रशासन में अवसर की समानता का जिक्र आता है, तो केवल अवसर की समानता नहीं होनी चाहिए, परिणाम की समानता भी होनी चाहिए। मतलब हमने किसी को अवसर दिया तो केवल अवसर दे देने से नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ले आने से नहीं होता, कानून में प्रावधान कर देने से नहीं होता। उसको नहीं कहेंगे कि वो आपने समानता के लिए काम किया। तो समानता किस स्तर की होना चाहिए? परिणाम में भी समानता दिखना चाहिए, यानी उसका जो आउटकम रिजल्ट है वो समानता दिखना चाहिए। यदि हमने लोक प्रशासन में अपॉर्चुनिटी दिया, समानता का जो सिद्धांत है उसको उसमें लागू किया, तो हमारा जो डेमोक्रेसी में जो इंटायर पिलर है, 3 पिलर जिसको बोलते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो उस पिलर के अंदर पूरे ढांचे में हमारा अवसर सभी को मिल जाना चाहिए। ये होता है परिणाम की समानता। तो परिणाम की समानता के लेवल पर आने के पहले बहुत सारे ऐसे राजनीति की जाती है जिसको तथाकथित, जिसको राजनीति कहा जाता है, कहीं कहीं हम कूटनीति भी कहते हैं, कि वो अवसर की समानता जो संविधान के अंदर आया वो परिणाम की समानता में परिवर्तित होने के पहले कहीं खो जाती है। जैसा आप देखेंगे देश के अंदर रिजर्वेशन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा टकराव होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मनमुटाव होता है। आंदोलन को देखिए आप, जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसको आप कहते हो, 1857 के पहले जिसको विद्रोह कहा जाता था, विद्रोह का नाम दिया गया। हमारे 200 सालों तक खास करके आदिवासी समुदायों का इसमें जिक्र आता है। उनके आप रिप्रेजेंटेशन को देखिए, वो बार बार बिरसा मुंडा भी चार्टर देते हैं अंग्रेज़ों को कि हमको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, एजुकेशन में मिलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। वो उस समय से डिमांड करते करते 1950 में अल्टीमेटली हमने आत्मा से स्वीकार किया। लेकिन देश के अंदर हो क्या रहा है? उस रिजर्वेशन की लड़ाई को साहू जी महाराज ने एज इट इज इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, और उसने दिखाया कि अवसर देने से परिणाम कैसा दिखता है, परिणाम में समानता कैसे आता है। 1902 में से लेकर के 1922, बहुत छोटा कार्यकाल का 20 साल का कार्यकाल में वो परिणाम की समानता दिखा देते हैं। डाटा भी दिखता है। उस समय लगभग 69 के आसपास जो वहाँ का प्रशासन को चलाने वाले जो टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी सैंक्शन पोस्ट हुआ करते थे। तो उसमें 90% जो है लोग हैं वो ब्राह्मण लोग होते थे, श्रवण कैटेगरी के लोग होते थे, जिसको कहते हैं 90% लोग। तो उस समय 1902 में पहला रिजर्वेशन का प्रावधान आया जो गैर ब्राह्मणों के लिए आया। जो ब्राह्मण है उस समय के पेशवा, जो सेनवी जिसको बोलते थे, पारसी जिसको बोलते थे, ये लोग हैं जो सवर्ण कैटेगरी जिसको सामान्य शब्दों में हम अभी बोल सकते हैं। उसके अलावा छोड़ करके बाकी जो पिछड़े लोगों के लिए
आरक्षण का प्रावधान है वो 50% का है। और वो 50% को जब वो इम्प्लीमेंट किया तो 20 साल के अंदर 90% गैर ब्राह्मण लोग आए। तब उसका जो सेंक्शन पोस्ट है जो 69 के आसपास था वो लगभग 72 गया और लगभग 70 के आसपास जो है गैर ब्राह्मण लोग, पिछड़ी जाति के लोग, केवल 50% आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया उसने ईमानदारी से, और वो 20 साल के अंदर 90% भागीदारी आई। और अभी 1950 में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 1950 में संविधान के अंदर प्रावधान आ रहा है और 75 साल हम उसकी बरसी मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि टोटल जो बहुसंख्यक आबादी है आपका 90%, और पार्टिसिपेशन को देखेंगे तो जो मैक्सिमम प्रावधान जो ये अभी बाइंडिंग करके जो रखा 49.5% का, वो हम छू नहीं पाए हैं। ओबीसी का आरक्षण जो है 27% को छू नहीं पाया है, वो 12-15% के आसपास मैक्सिमम रीच कर पाया है, जबकि उनकी 52% आबादी में 52% तक जानी चाहिए। तो ये हो क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है देश के अंदर। फिर आप देखेंगे उसके खिलाफ में जितने प्रतिक्रांतियां चल रही देश के अंदर। 1950 में संविधान लागू होता है, रिजर्वेशन को इशू को लेकर के 1 साल के अंदर कोर्ट चला जाता है मामला, और वो भी मद्रास का केस है। जो ऐसा व्यक्ति केस करता है जो पीएमटी की परीक्षा में भाग नहीं लिया था, मतलब वो खुद प्रभावित नहीं था, और वो केस करता है, वो हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, अल्टीमेटली वो जीरो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है स्टक डाउन करता है। और उसके बाद क्या होता है, पहला संविधान संशोधन इसको करना पड़ता है। उस समय नेहरू जी की सरकार चल रही थी, बाबा साहब भी थे, और ये पेरियार का जो आंदोलन है इसमें बड़ी भागीदारी निभाती है। दक्षिण का जो आंदोलन है इस संविधान संशोधन को कराने में जो मूवमेंट तैयार करता है, जन आंदोलन तैयार करता है, और वो करता है। तो ऐसा होता क्या है, उस समय 51 का जो क्राइटेरिया, वो जो जिस आर्गुमेंट कर रहे थे कि समानता के उल्लंघन हो रहा है, समानता का जो प्रोविजन है आर्टिकल 14 में जो समानता इक्वलिटी का प्रावधान है, 15 में इक्वलिटी का प्रावधान है, 16 में भी इक्वलिटी का प्रावधान, तो इक्वलिटी के प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है। ये आज तक यही आर्गुमेंट चल रहा है देश के अंदर, और ये बात हमारे संगठनों को, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, और पूरी तरह से नहीं समझ के कारण हमारा जो बहुसंख्यक आबादी है उसको हमने एजुकेट नहीं कर पाया। तो उसके क्या आर्गुमेंट है कि आप जो है किसी को जाति, लिंग, धर्म, भेद, क्षेत्रीयता के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, लेकिन समानता का जब अधिकार को स्टडी करते हैं संवैधानिक तरीके से तो स्पष्ट पता चलता है कि जो असमान लोग हैं, जो समाज के अंदर असमान लोग हैं, उसको समान लेवल में लाने का कार्यक्रम, उसके लिए प्रावधान संविधान के अंदर आया। तो कैसा होगा, अभी क्या चल रहा है राजनीति, असमान लोगों के साथ समान ट्रीटमेंट करें, असमान लोगों के साथ समान ट्रीटमेंट करें। और ये बात 1000 साल पहले फिलोसोफर ने कहा, मुझे लगता है कि अरस्तु के कथन में आया, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 70 के दशक में बाकायदा अपने जजमेंट में भी लिखा भी, कि जो असमान लोगों के साथ समान ट्रीटमेंट करना, असमान लोगों के साथ समान ट्रीटमेंट करना भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो क्या सिद्धांत आया, इसको बोला गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत। यानी असमान लोगों को यदि हम समान लेवल पर लाते हैं तो उसके लिए जो फैसिलिटीज की जाती है
और जिसके कारण जो ऊपर लेवल पर है उनके अधिकार प्रभावित होते हैं, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि हमने स्वीकार किया कि इस देश के अंदर सभी को समान अवसर, समान लेवल, समान स्तर पे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से लेकर के आएंगे। इसलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत आया। और कोर्ट में जब आर्गूमेंट होते हैं कोर्ट के अंदर, तो उसने एक और बात गढ़ी, सिद्धांत गढ़ दिया कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं बल्कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब कुछ लोगों को रिलैक्सेशन देने से, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी जो गढ़ दिया उसने। अब बताइए कि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन या प्रताड़ना या अत्याचार जो शासक वर्ग है, जो सबल वर्ग है, वो नीचे के ऊपर करता है। ऐसा होता है क्या? नीचे वाला जो है शासक वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, अत्याचार कर सकता है, उसके साथ एट्रोसिटी कर सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू है उसको प्राप्त करने के लिए जो सिद्धांत गढ़ी गई, उसके खिलाफ में ये तर्क चलाए जा रहे हैं। और हम काम क्या कर रहे हैं? काम ये कर रहे हैं कि दुश्मन कह रहा है कि कौवा कान ले गया, तो हम कौवा के पीछे भागना चालू कर दिए और भूल गए कि कान तो मेरे पास ही रहता है, एक बार मैं देख लूं कि कान यहाँ पर है कि नहीं। हम पूरा समय, पूरा हमारा धन, हमारा छुट्टी, हमारा डोनेशन सभी हम कौवा को खोजने में लगा दिया, और बाद में पता चला कान मेरे पास ही है। कानून के प्रावधान ऐसे ही है, देश के अंदर जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सारे प्रावधान आया हुआ है। अभी जितने हमारे खिलाफ जंग लड़ी जा रही है दुश्मनों के द्वारा, वो बाबा साहब संविधान सभा के अंदर जीत चुके हैं। सारे डिबेट हुआ, चाहे आपके रिजर्वेशन का 50% का सिद्धांत हो, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर जीत चुके हैं बाबा साहब। क्रीमी लेयर का मामले पे चर्चा हुई, उस पर रिजॉल्व हो चुका था ऑलरेडी। ये असमान लोगों का मामला जो मैं बता रहा हूँ, ये सब रिजॉल्व हो चुका, सारी चीज़ रिजॉल्व हो चुका था। मतलब बाबा साहब तर्कों से, अपने आर्गूमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के दौरान सारी चीज़ जीत चुके थे जब वो अकेले लीड कर रहे थे। और इस देश के अंदर 1950 के बाद हम जो संगठन को बाढ़ आई, ये सारे लोग मिल करके उनके जीती हुई जंग को, बाबा साहब की जीती हुई जंग को हर दिन हार रहे हैं, हर दिन। और हमारे सामने वो डिबेट चला रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया मीडिया कैसा डिबेट चलाता है, थोड़ा सा उनका, तो वो जो मीडिया के द्वारा जो डिबेट चलाई जाती है, पेपर अखबारों में जो बात लाई जाती है, उसको पढ़ करके हमारा समाज जो है, कोई इधर जा रहा 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 है। ये भूल गया कि वास्तविक में संविधान के अंदर क्या प्रावधान है, कानून के अंदर क्या प्रावधान है, बाबा साहब क्या मार्गदर्शन करते थे, हमारे फोरफादर क्या मार्गदर्शन करते थे। एक बात और बता दूँ, 1902 में जब 50% आरक्षण हुआ, तो साहू जी महाराज को जितना एक्सपीरियंस है डेमोक्रेसी को इस देश के अंदर लागू करने का, अभी 1950 के बाद भी लागू नहीं हो पाया है। जितने उस ज़माने में जो लागू करने का एक्सपीरियंस है और अपने प्रेसिडेंसी में पूरी तरह लागू किया, उस समय ये जो हम आज के डेट में बच्चों को स्टाइपेंड देने का मामला है, एक साथ सरकारी स्कूल लगाने का मामला है, उस समय सवर्णों के लिए अलग स्कूल और अलग अलग स्कूल हुआ करता था, वो सब उस समय बंद करा चुके थे। जितने प्रावधान संविधान के अंदर आए सारी चीज़ इम्प्लीमेंटेड था उस समय। एक डाटा तो मैंने आपको बताया कि 90% 20 साल के अंदर कर दिया, हम 75 साल में 50% नहीं जा पा रहे जो ऑलरेडी गिवन है प्रोविजन में। तो वो क्या वार न किए उस समय, बोलिए ये जो सामाजिक और आर्थिक आंदोलन जो होगा उसमें यदि ब्राह्मणवादी लोग रहेंगे तो कभी सफल नहीं होगा, उससे आगाह किया साहू जी महाराज ने। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा।
जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के बाहर काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग यदि संगठन को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, तो वो कभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो साथियों, ये जो संघर्ष है हमारा, एक तो हम समानतावादियों का, मानवतावादियों का संघर्ष है, और दूसरा जो वर्ग है वो स्टेटस को चाहता है, यथा स्थिति बनाए रखना चाहता है। बाबा साहब और गांधी जी के बीच में यही मतभेद था, जो सबसे बड़ा मतभेद था। वो इस देश में वर्ण व्यवस्था को काबिज बनाए रखना चाहते थे और बाबा साहब उसको ख़त्म करना चाहते थे। यह बड़ा मतभेद था। तो इसका मतलब है उस व्यवस्था को बनाने वाला एक वर्ग बैठा है, चाहे वो सवर्ण कैटेगरी में हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग में हो। हमारे अंदर भी जाति समुदायों में, संगठनों में उस व्यवस्था को ढोना चाहते हैं। जो उनने वर्णवादी व्यवस्था बनाया, जिसमें जातियों का कंसेप्ट लेके आया, वो व्यवस्था को वो बनाए रखना चाहते हैं संगठन, अपने संगठन के अंदर उसको ढो रहे हैं, उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन कारणों से हमारा जो पोलराइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो मोटा मोटा जो लोकतंत्र जो स्थापित होगा, लोकतंत्र में जो पिलर हम निर्माण कर रहे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उस पिलर के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए, सबसे पहला काम रिप्रेजेंटेशन का था, वो जाना चाहिए। उसको जाने के पहले रोक रहे हैं, क्योंकि वो जाएंगे तभी तो वो काम करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, नियम बनाएंगे, देश के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। हम लोगों ने इस बात को देश के अंदर में स्थापित किया। आप देखेंगे 2018 से लेकर के BS4 अभियान, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन का अभियान जो चलाया 2018 से लेकर के, और जनता को ये बताया कि BS4 डोर टू डोर और मिशन 24। तो 6 साल के अंदर क्या हुआ? 6 साल के अंदर 2024 में सब लोग संविधान करने लगे। चलाने वाले कितने लोग थे? चलाने वाले इतने ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। जब कार्यक्रम को डिजाइन कर रहे थे तो हम इतने ही लोग ही डिजाइन कर रहे थे 2018 में। और जो सबसे बड़ा पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी 1885 से, उसने हमारी बातों को समझा या कॉपी किया, जो भी हो, उसने टेकअप किया और पब्लिकली और अपने पार्टी में एजेंडा भी बनाया कि हम 50% जो आरक्षण का सीलिंग है उसको तोड़ेंगे। कई जगह बोलते नजर आए, और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। ये बात कौन कह रहा है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बात कौन कह रहा है? ये इस अभियान से 24 में हमको दिखा। लेकिन साथियों, दुख की बात ये रही कि हमारे जो संगठन चलाने वाले लोग हैं उसको बात समझ में नहीं आई। दुश्मन ने उसको, जो लोकतंत्र का जो बेसिक सिद्धांत है, उसको कैच किया, और उसका परिणाम मिला, उनकी सीटों की संख्या इस देश के अंदर बढ़ी। आपने देखा यूपी में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जहाँ पे इतना बड़ा धार्मिक परिवर्तन किया उन लोगों ने, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा मुँह की वहीं पर खानी पड़ी। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान को लेकर के अभियान चला। उसका परिणाम किसको मिलेगा? जो भारतीय संविधान के वैल्यू को लेकर के समाज के अंदर काम करेगा। कोई भी हो, पार्टियां कोई भी हो सकती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान की जो वैल्यू है, संविधान केंद्रित राजनीति बने लोक सरोकार। इसका क्या मतलब है कि जो राजनीति चल रही है, लोक सरोकार माने, लोक माने जनता, सरोकार माने उससे संबंध जुड़ा हुआ, उनके हितों, कल्याणकारी हितों से जुड़ा हुआ मामला। तो जनता के जो लोक सरोकार है, जनता के हित में जो कल्याणकारी बातें जुड़ी हुई है, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बातें जो जुड़ी हुई है, उसको केंद्र बिंदु में रख करके जो राजनीति करेगा,
ये राजनीति अनिवार्य है, तभी सामाजिक लोकतंत्र इस देश के अंदर स्थापित किया जा सकता है। और बाबा साहब ने क्या कहा है कि सामाजिक लोकतंत्र की प्रतिस्थापना किए बगैर राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। ये बात कही ना, मतलब देश के अंदर सामाजिक लोकतंत्र की प्रतिस्थापना यदि नहीं हुई तो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये होगा तो राजनीतिक लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और इस देश के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र ही शुरुआत थी। शुरुआत पहला क्या हुआ, 1950 में राजनीतिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई। बाबा साहब इसी को कहते हैं कि हमें राजनीतिक समानता मिल गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए इस संविधान को अच्छे इंटेंशन से लागू करना पड़ेगा। तो राजनीतिक समानता का डिक्लेरेशन था, बाबा साहब ने डिक्लेयर कर दिया 1949 में संविधान सभा में जब आखिरी स्पीच कर रहे थे, वो जो डिक्लेयर कर दिया हमको राजनीतिक समानता मिल गई। तो टारगेट क्या था, टारगेट था कि सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में हमको आगे बढ़ना था। लेकिन 1950 से लेकर के हम राजनीति 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 कर रहे हैं, अभी तक राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति क्या होनी चाहिए, उसकी क्या एजेंडा होनी चाहिए, ये समझ में नहीं आया। इसीलिए देश के अंदर हम ये प्रबोधित करना चाह रहे हैं कि राजनीति, ये जो पॉइंट है संविधान में जो प्रोविजन है, इस बेसिस पे यदि आप राजनीति करते हो तो इसको आपको मान्यता मिलेगी। तभी हम राजनीतिक लोकतंत्र से सामाजिक लोकतंत्र की ओर मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सामाजिक लोकतंत्र की ओर जब आगे बढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ है आर्थिक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के जो इंटायर जो फिलॉसफी है, उसमें जब तक तीनों व्यवस्था सफल नहीं हो जाती तब तक नहीं कहा जा सकता कि यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अभी हमने लोकतंत्र को शुरुआत किए हैं, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं, राष्ट्र बना नहीं है। राष्ट्र में ये तीनों वैल्यू समान होता है, सभी का, नागरिकों का सारे मानवीय मूल्य समान होता है। कोई गरीब अमीर ऐसे खाई नहीं होता कि आज एक व्यक्ति के सामने एक 40% जो वेल्थ है 1% लोगों के साथ कंसेंट्रेट हो गया है। जितना भारत की जो कमाई है 100 रुपये में से 22 रुपया जो एक ही आदमी कमा रहा है, एक सिंगल आदमी। ये लोकतंत्र में किसी भी सिस्टम में, किसी भी फिलॉसफी में, किसी भी मान्यता में इसको वैधता नहीं दी गई है। ऐसा जहाँ पर होगा समझ लो कि वहाँ पर मनुवादी व्यवस्था चल रहा है, दूसरे रूपों में चल रहा है, रूपों का परिवर्तन हो गया। हम लोग बोलते हैं ना, व्यवस्था विज्ञान में पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ, परिवर्तन जो कोई भी चीज़ क्या बोलते हैं, हाँ नहीं नहीं, यानी रूप का परिवर्तन होता है, कोई ख़त्म नहीं होता व्यवस्था, उसको परिवर्तन करना चाहते हैं, एनर्जी के फॉर्म में उसको परिवर्तन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो विषमतावादी जो व्यवस्था है उसका रूप परिवर्तन हो गया। और हमको क्या लग रहा है, अब कोई जाति के आधार पर तो कोई छुआछूत नहीं करता है ना, कोई हांडी और झाड़ू नहीं बांधता है। लेकिन देखें कि प्रशासन में जब पोस्टिंग होती है तो कई जगह टेबल में झाड़ू लगाने के लिए पोस्टिंग होती है ना, पावरफुल जगहों पे वो लोग रहते हैं। और बाकी जगह पोस्टिंग क्या करते हैं, जाके टेबल सभा कार्यालय को देखो, थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट संभालो, यही पोस्टिंग होती है। तो ये अंतर जो है वो बना हुआ है। तो ये क्या है, इसी को हम बोल रहे हैं ब्राह्मणवादी, अमानवीय व्यवस्था, विषमतावादी व्यवस्था। और इस विषमतावादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए पहले हमको समतावादी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने स्पष्ट दर्शन दिया कि किसी भी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए 3 स्टेप होता है।
पहला तो वो जो व्यवस्था चल रही है उसके बारे में पूरा एनालिसिस होना चाहिए, उसके बारे में पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि वास्तविक में ये व्यवस्था क्या 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 चल रही है। और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारे इतिहास में हम जो गौरवशाली इतिहास रहा हमारा उसका स्टैंडर्ड क्या है उसकी समझ होना चाहिए। तो ये दो स्टैंडर्ड से तीसरा महत्वपूर्ण होता है कि हम इस देश के अंदर कैसी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, कैसी समाज बनाना चाह रहे हैं। जो संविधान के अंदर हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम बता रहे हैं कि इस देश में समानता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता ये होगी, ऐसा बता रहे हैं। तो ये इतने लोग जो रहेंगे, नागरिक रहेंगे, वो कैसे इंटरेक्शन करेंगे, कैसे प्रशासन चलेगा, कैसे कानून व्यवस्था चलेगा, कैसे यहाँ का अर्थव्यवस्था चलेगा, ये सारे जिक्र का एक मॉडल हमारे सामने होना चाहिए। जब वो मॉडल होगा तो हम उस मॉडल की ओर जाने का प्रयास करेंगे। जो मॉडल होगा तभी उस मॉडल की ओर जाने का प्रयास करेंगे, यही ना। तो संविधान के आधार पर हम उस व्यवस्था चाह रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब उनके साहब ने 5वीं अनुसूची का जिक्र किया। 5वीं अनुसूची में क्या कहता है? सेल्फ गवर्नेंस, यानी वो जो लोग होंगे वो अपनी शासन व्यवस्था को चलाएंगे, स्वप्रशासन व्यवस्था। तो वो जो स्वप्रशासन चलाएंगे तो चलेगा कैसे, क्या होने वाला है? मैंने एक साथी को प्रश्न किया, बहुत राज्य लेवल का व्यक्ति है, कार्यकर्ता है आदिवासियों के बीच में और राज्य लेवल पर पदाधिकारी भी है। मैंने पूछा, भाई मैंने आपको 5th शेड्यूल को लागू कर दिया है ना, बस्तर है, चलो मैं बस्तर में लागू कर दिया और आपको 1500 करोड़ का बजट दे दिया, आप उसको कैसे डील करोगे बताओ? 5th शेड्यूल में कैसे गवर्नेंस होगा, क्या करेंगे, कैसा यूटिलाइजेशन होगा, क्या होगा? सिस्टम तो संविधान के अनुरूप चलेगा। हमारा कोई भी व्यवहार है, हमारा कोई भी एक्शन है, संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि हम संविधान के समर्थक हैं। संविधान के खिलाफ में हम कोई काम करना चाह ही नहीं रहे हैं इस देश में, और ना ही हम किसी के साथ विषमतावादी व्यवहार करना चाह रहे हैं। सारे नागरिकों को, ST, SC, OBC, माइनॉरिटीज़ को तो हम लीड कर रहे हैं, उनके लिए तो हम बातें कर रहे हैं। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग है, सवर्ण लोग हैं, उनके साथ भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऐसा सोच रखने वाले लोग कैसी व्यवस्था चलाएंगे? हम गर्व से कहते हैं ना कि हम लोग मूल निवासी सभ्यता के लोग हैं, हम लोग शासक रहे इस देश के अंदर, गण व्यवस्था के जनक हैं। तो गण व्यवस्था में होता कैसा था, कैसा वैल्यू सिस्टम चलता था? सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा चलता था, क्या चलता था? जो आज व्यक्तिवादी एकल पूंजीवाद व्यवस्था ला रहे हैं, और पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या होता था? वो सामुदायिक व्यवस्था, सामुदायिक व्यवस्था हर चीज़ों में। त्यौहार मनाएंगे तो एक साथ मनाएंगे, तालाब में नहाएंगे तो एक साथ नहाएंगे, जो हमारा धन है, धान्य है, वो एक जगह भंडार रहेगा, जैसे आजकल FCI के गोदाम में होता है ना, वैसा रहेगा। तो ऐसा व्यवस्था चलाने वाले लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्या? किसी के साथ किसी को लालच आ सकता है क्या, मेरे पास ज़्यादा धन होना चाहिए? और इसी चीज़ को समझते हुए बाबा साहब ने बहुत सारे विचार दिए, अध्ययन दिए। उनके स्टेट एंड माइनॉरिटी में ये बात उसने स्पष्ट किया कि हमारा जो स्टेट को जो पावर दे रहे हैं, संविधान के अंदर जितने पावर आ रहा है वो स्टेट के लिए आ रहा है। तो स्टेट क्या कर सकता है, क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट्स में ये बातें उल्लेखित की गई कि क्या करेगा और क्या नहीं करेगा सीधा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये प्रावधान लाया कि वो जो फंडामेंटल राइट्स है जिसको यहाँ के जनता नागरिकों को प्रदान करना है, उसके लिए नियम कानून कायदा बनाएगा, स्टेट जो है उसको फॉर्मुलेट करेगा।
और तभी जा कर के उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा करते समय क्या क्या होनी चाहिए? तो हम समान कैसा लाना चाह रहे हैं? नागरिक को समान आर्थिक लेवल पे लाना चाह रहे हैं। तो कानून के अंदर क्या प्रावधान आएगा? आर्टिकल 38 को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आर्टिकल 38 बोलता है कि यहाँ के जो आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए प्रोविज़न लेकर के आएगा। सबको रोजगार, व्यवसाय, नौकरी में और सारे बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटी दे करके जो खाइयाँ अपर और लोअर हो गई है उसको धीरे धीरे ख़त्म करेगा। टैक्स भी लगाएगा तो ऊपर वालों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगा, नीचे ऊपर ज़्यादा। अब देश के अंदर क्या हो रहा है उल्टा? 1950 में जो अमीरों के ऊपर जो टैक्स होता था वो 50% के आसपास होता था टैक्स। 1950 में आप देखेंगे टैक्सेशन का जो सिस्टम, तो वो 50% के आसपास टैक्स होता था। और अभी हमारा टैक्स क्या हो गया है? उसको रिबेट दिया जाता है, हमको पता नहीं चलता। उसको रिबेट दे करके हमारे बराबर लेवल पर ला गया है, मतलब उसको कोई टैक्सेशन नहीं दे रहा है और उसको और भी योजनाओं का लाभ ले दे करके और उसको आर्थिक खाई को बढ़ा रहे हैं। तो आर्टिकल 38 का वायलेशन लगातार इस देश के अंदर हो रहा है। तो आर्थिक समानता कभी आ ही नहीं सकती यदि इस मॉडल से राजनीति इस देश में चले तो कभी नहीं आ सकती। वो खाई लगातार बढ़ेगा। अभी आप देख रहे होंगे अडानी अंबानी का जो चल रहा है वो सारे फील्ड में पेनिट्रेट हो गए, जबकि सरकार के पास ये संसाधन होने चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो सरकार के हाथ में होना चाहिए। बैंकिंग जो है सरकार के हाथ में होना चाहिए। इंश्योरेंस जो है सरकार के हाथ में होना चाहिए। चिकित्सा सरकार के हाथ में होना चाहिए। शिक्षा सरकार के हाथ में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 21 को, जिसमें उसको केवल जीने का अधिकार नहीं है, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार मिला है। गरिमापूर्ण जीना मतलब कोई भी नागरिक है, किसी गांव बस्ती में रहता है तो वो एक जैसा उसको अवसर मिलना चाहिए। खाने पीने, रहन सहन, कपड़ा पहनना ओढ़ना सब एक जैसा, ऐसा डिग्निटी, उसको डिग्निटी कहेंगे। डिग्निटी केवल अकेले में नहीं हो सकता। कोई चड्डी बनियान पहन के चौराहे पे भीख मांग के खा जी रहा है, उसको जीने का अधिकार नहीं बोलते। तो वो डिनाई हो रहा है उसका। आर्टिकल 21 जो है डिनाई हो रहा है उसका। तो ऐसा करने के लिए आपके हाथ में फिर क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए? सारे जो है, इवन कृषि, बाबा साहब ने कृषि को भी कहा, कृषि भी सामुदायिक और उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो उसका राष्ट्रीयकरण होने से उनको हम जल्दी इंटैक्ट करके उनकी समस्या को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अभी सरकारें क्या कहती हैं? एजुकेशन का मामला ले लो। एजुकेशन जो है अब वापस टर्न होने लगा है। 70 के दशक में हमारे आंदोलन आगे बढ़ा, 80 में आगे बढ़ा, एजुकेशन में हम लोग पेनिट्रेट हुए, सारे लोग आए। अभी क्या हो रहा है? रिवर्स, उल्टा चलने लगा कि ये लोग बहुत बातें करने लग गए हैं, इनको घोड़ा गाड़ियाँ मिल गई है, ये लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं। कौन सी मानसिकता काम कर रही है? वो विषमतावादी मानसिकता उनके दिमाग के अंदर काम कर रही है। और वो देख रहे हैं कि ये कहते थे शूद्रों के पास धर रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और ये धर रखने लगे हैं। तो क्या हो रहा है? वो एजुकेशन के सिस्टम को कोलैप्स करने में लगे हैं, जबकि एजुकेशन जो है सबसे पहला टूल्स है। बिरसा मुंडा जी कहते हैं कि जो है मानव को एजुकेशन से, प्राणी को, हम प्राणी हैं, जानवर हैं, प्राणी को एजुकेशन दे करके हम मानव बनाते हैं। एजुकेशन से उसको मानव बनाने की प्रक्रिया एजुकेशन है। ये बिरसा मुंडा कह रहे हैं तब समय में आंदोलन में। और पूरा जो है, और उसके बाद जब वो मानव बन जाता है शिक्षा मिल करके, एजुकेशन मिल करके, और उसके बाद यदि उसको कल्चर देते हैं, कल्चर से उसको गुजारते हैं, तब जाकर के वो समाज बनता है। कल्चर की प्रक्रिया में जब गुजरता है, उसका सिविलाइज करते हैं, तब वो जाके समाज का निर्माण होता है। तो ये बिरसा मुंडा का है। इतना बड़ा उसके फिलॉसफी को हमने ध्यान में दिया क्या?
और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 से शिक्षा के अधिकार को जोड़ा। यदि किसी को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, इसके मतलब उसके जीने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है देश के अंदर? जीने का अधिकार कंटिन्यू छीन रहा है, वंचित कर रहे हैं जीने के अधिकार से। लेकिन हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने एजुकेशन के दरवाजे बंद कर रखे हैं। जो शिक्षा हमको देना चाहिए, जो शिक्षा सरकारें नहीं कर पा रही है, तो गैर सरकारी जो संगठन है उनको काम करके जो देना चाहिए, हमने जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए वो हम नहीं निभा रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं कि भाई ये देखो ये सर्टेन क्लास है सुप्रीम कोर्ट, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आर्टिकल 21A में प्रावधान आया कंपलसरी एजुकेशन का, फ्री एंड कंपलसरी, एक बच्चा नहीं छूटना चाहिए। ये आर्टिकल 21A है, पढ़िए। और एक बच्चा क्या, ये करोड़ों बच्चे छोड़ रहे हैं। इनके पास जो मास्टर प्लान बना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, उसके अंदर जो प्रावधान आया है उसको जब करेंगे तो मुश्किल से 30 करोड़ के आसपास के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो पाई है। बाकी आबादी जो है, लगभग उतनी आबादी के लिए तो हमारे स्कूल का संसाधन ही नहीं है, भर्ती नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 21A में कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान आया, उसका क्या होने वाला है? वो वायलेशन हो रहा है तो किसी अधिकारी को सजा होना चाहिए। आर्टिकल 21A का वायलेशन समझते हैं क्या होता है? आर्टिकल 21 का वायलेशन माने किसी का जीने का अधिकार छूड़ा तो कम से कम तो आजीवन कारावास होनी चाहिए। ऐसे ही है ना आर्टिकल 21। तो साथियों, इसको हमको कनेक्ट करना है इस देश के अंदर और बहुत कानूनी तरीके से यहाँ स्थापित करना है, तब जा कर के हम इसको राजनीति का हिस्सा बना पाएंगे। दूसरा, एक तो हमने कुछ मूलभूत बातें हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, समझते हैं, घटनाएं घटती है, उसको मैंने टच किया। वैसे ही आज के जो राजनीति चल रही, धर्म केंद्रित राजनीति, धर्म केंद्रित राजनीति जो चल रही है वो कैसे खिलाफ है, इससे हमारे लोग कैसे पोलराइज हो रहा है। तो ये हमारे लिए चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां मैं उसको बोलता हूँ। पहला चुनौती है कि जो सामाजिक ध्रुवीकरण और असमानता का बढ़ना, दिनों दिन असमानता बढ़ रहा है और सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है। सामाजिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे वो लोगों को पोलराइज करना, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, है ना, या चाहे उसको पार्टी के नाम पर हो। ऐसा कैसे हो जाता है, ये हमको इसको समझना है। तो बेसिक जो है समाजशास्त्र की थ्योरी है, जिसको हमने एक फिलोसोफर हो अब्राहम मैस्लो थ्योरी कहते हैं। तो अब्राहम मैस्लो थ्योरी में मानवों के लिए 5 स्टेज बताए गए हैं। वो 5 स्टेज क्या है? पहला स्टेज है जो रोटी, कपड़ा और मकान जिसको कहते हैं, पहला स्टेज। पहले एक जानवर, प्राणी है ना, उसको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। उसके बाद थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, पेट भर गया तो थोड़ा सा घर वर छाया वया बना ले। कुत्ता बिल्ली को भी देखेंगे, जानवरों को, पहले पेट भरने का हो जाए तो फिर छाया हुआ की व्यवस्था, फिर वो भी पूर्ति हो गई, थोड़ा रहने का भी व्यवस्था हो गई। तो तीसरा स्टेज होता है, उसको बोलते हैं फैमिली, लव अफेक्शन जो होता है, फैमिली बसाने का। तो ये 3 स्टेज होता है जिसको सभी के ऊपर लागू होता है, पशु पक्षी प्राणी जितने हैं, मनुष्य भी ऊपर। उसके बाद चौथा स्टेप आता है, जब ये तीनों की पूर्ति हो जाती है तो चौथा स्टेज आता है सेल्फ रेस्पेक्ट का। सेल्फ रेस्पेक्ट, ये चौथा स्टेज में हमारे लोगों को लेके जाना है। और जिस दिन सेल्फ रेस्पेक्ट आता है उसके बाद ही वो जो है किसी आंदोलन का, किसी विचारधारा का कार्यकर्ता बन सकता है। अदरवाइज वो तीनों जो है स्टेप में जी रहा है, वो जानवर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसको कैसे समझते, जानवर है कैसे? और सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है? चौथा नंबर। 5वां नंबर नहीं बताता, 5वां नंबर बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आत्मबोध हो जाना बोलते हैं हिंदी में,
मतलब जिसको बहुत समझ में आ गया जैसे, है ना। तो जिसमें संगठन चलाने वाले, आंदोलन चलाने वाले, विचारधारा पे चलने वाले लोग ये 5वें स्टेज में पहुंच गए। तो हम चौथा तीसरे के अंदर होता तो क्या होता है, समाज कैसे ट्रेवल कर रहा है, देश के अंदर हमारा क्या चैलेंजेज है, इसको समझना है, इसको नहीं समझाना। क्योंकि कोई भी आंदोलन जो है इमोशनल और सेंटीमेंट से नहीं चलाया जा सकता, न कोई संगठन चलाया जा सकता है। ऐसे जुड़ गए, बाबा साहब का फोटो देखे, बिरसा मुंडा का फोटो दिखे, शहीद नारायण और जुड़ गया चला लिया, ऐसा नहीं चलने वाला। वो आएगा भाग जाएगा, वो जानवर है, वो चौथे स्टेप में नहीं गया है। तो इसको समझते हैं, जैसे कई बार आप घटनाएं देखेंगे समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर, कि एक माता जो है बच्चे को जन्म देती है, उसको खिला पिला के अपने जीवन को खतरे में डाल के पैदा करती है, और आर्थिक स्थिति इतना विषम हो जाता है, कई बार खाने के लिए लाला पड़ रहा है, बीमारी हो गई, ये हो गई, तो कई बार वो बच्चे को भी बेच देते हैं। क्या समस्या आई उसके ऊपर, वो तीसरे स्टेज में है, अब्राहम मैस्लो थ्योरी के तीसरे स्टेज में है, खाने मिल रहा था, उसके घर रहने की व्यवस्था हो गई, तीसरा उसने परिवार भी बसा लिया, बच्चा ही पैदा कर लिया, लेकिन उसके सामने समस्या पहले नंबर की आ गई, भूखे मरना पड़ रहा है, एकदम तंगी आ गई, कुछ सर्वाइव बेसिक चीज़ों के लिए लड़ रहा है, बीमारी आ गई, दुनिया भर की आ गई। तो उसको क्या करना पड़ता है, कई बार खून बेचते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जाना आप खून बेचते हैं, दुश्मन लोग लेता रही, इसका बॉडी रेजिस्टेंस अच्छा होता है, इन लोग का खून को कीमत से लेते भी हैं। तो वो क्या है, पहला नंबर की स्टेज में उसका डिमोशन हो गया, व्यवस्था ने डिमोट किया। तो वो क्या करता है, अपने बच्चे तक को बेच देता है, अपने जीवन को, किडनी तक बेच दे रहे हैं। अभी बहुत क्षेत्रों में आके आप देखो किडनी बेच दे रहे हैं लोग। तो वो पहले नंबर पे सरवाइव कर रहा है। तो ये कब तक होता है, जब तक हम ये तीनों स्टेज क्रॉस करके सेल्फ रेस्पेक्ट चौथा में नहीं जाते, जहाँ स्वाभिमान जागृत करने का होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट आता है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट का उदाहरण बताता हूँ, ये तो उदाहरण चल रहा है, और हमारी जितनी सामाजिक समस्या है, आंदोलन सफल नहीं होना, संगठनों में भाग नहीं लेना, ये 1, 2, 3 में जी रहे लोग, इसको हम प्राणी कहेंगे, जानवर कहेंगे, इसको मानव इंसान नहीं कहा जा सकता। अब चौथा नंबर में जो पहुंच गया तो उसके बड़े बड़े उदाहरण हैं। तो रानी दुर्गावती को देखेंगे, महिला का उदाहरण लिया, महिला उधर लिया तो इधर भी लेते हैं। रानी दुर्गावती जब युद्ध लड़ रही थी, रानी थी ना, कोई प्रजा थी क्या, वो रानी थी। तो उसको जब वो नाला जो था वहाँ पे बाढ़ आ गई और घिर गए चारों तरफ, तीर वीर भी लग गया, छाती में तीर लगा, आँख में तीर लगा, उसके सामने और कोई विकल्प नहीं था। तो चाहती तो क्या होता, वो यदि वो प्राणी होती मान लो, तो क्या करती, वो सरेंडर कर देती, जीवन जीने तो मिलता उसको। हो सकता है मुगल शासन के लोग उसको कुछ छोटा सा कुनबा देके तुम जा इधर राजपाट संभालो, ऐसा दिया जा सकता था। लेकिन वो सेल्फ रेस्पेक्ट में थी, उस स्टेज में पहुंच चुकी थी। उसने क्या किया, मेरे जीते जी दुश्मन मेरे इज्जत पे, मेरे शरीर पे छू भी ना सके, उसने अपने हाथ से कटार से अपने आप को खत्म कर लिया। पहले सेनापति को आदेश दिया तुम मुझे मार दे, दुश्मन छू ना ले। सेनापति की हिम्मत नहीं हुई, उनने अपने रानी की आज्ञा नहीं मानी, जबकि ऐसा सेनापति नहीं थे, जीवन भर उसकी आज्ञा मानते थे। वो चाहे अपना सिर काट लो बोलते तो अपना सिर भी काट देते, ऐसे सेनापति थे। लेकिन रानी को नहीं मार पाया, उसकी हिम्मत नहीं हुई, रानी ने कटार मार ली। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट होता है। आप आंदोलनों में देखेंगे, हमारे समाज जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन कुर्बान करने को तैयार है, सत्य के नाम पे कुर्बान कर देते हैं, व्यवस्था के नाम से कुर्बान कर देते हैं। वो सेल्फ रेस्पेक्ट के उससे पहुंच चुके हैं, स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो हमारे समाज को 3 जो स्टेज है उससे ऊपर लेके जाना है, और उसको बगैर उस पार ले गए, उनके स्वाभिमान को जागृत किए। इसी को बोलते हैं कि जो गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। एहसास कराना मतलब चौथे स्टेज में ले जाना, एजुकेट करना मतलब चौथे स्टेज में ले जाना। तो इस समाज को चौथे स्टेज में लेके जाना है। अभी देख रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, देख रहे हैं कैसे प्राणी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जानवर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे फंडामेंटल राइट्स डिनाई हो रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं,
5th शेड्यूल का धज्जिया उड़ा रहे हैं, राज्यपाल के अधिकारों का धज्जिया उड़ा रहे हैं। मैं बताता हूँ 5th शेड्यूल में रिजर्वेशन के मामलों लेकर के जो राज्यपाल को जो सुप्रीम पावर है 5th शेड्यूल के मायने में, जो राष्ट्रपति को तक को भी अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान, विधायिका और संसद जो कानून बनाए उसमें वो अमेंड कर सकता हो, उसको वो बदल सकता हो। लेकिन 5th शेड्यूल के मामले में, 5वीं अनुसूची क्षेत्र के मामले में, बस्तर सरगुजा के मामले में राज्यपाल को ये अधिकार दी गई है कि जो विधानसभा और संसद ने जो कानून बनाया उसमें भी वो संशोधन करके लागू कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को जो अधिकार नहीं है वो राज्यपाल को सुप्रीम अधिकार मिला है, जहाँ पे चूंकि सेल्फ गवर्नेंस का मामला है। और वो अधिकार जो है इसी छत्तीसगढ़ में और इसी देश के अंदर लगातार छीन रहे हैं। हाई कोर्ट ने उनके निकाले हुए आदेश को, जिसको बोलते हैं लोकल रिजर्वेशन, जिसको बोलते हैं संभागीय स्तर का रोस्टर बोलते हैं, जिला स्तर का रोस्टर बोलते हैं, उसको ख़त्म कर दिया। हमारे सामने हो रहा है। और हम जैसे प्राणी जानवर लोग देख रहे हैं। प्राणी जानवर का काम है देखना ही करेगा ना। और यदि हम मानव बन गए, इंसान बन गए, जनता बन गए, जनता बन गए तो क्या होगा? हम कानून के प्रोविज़न लेके जाएंगे। देखो ये भाई ऐसा कैसे निर्णय है, रिव्यू पिटीशन डालो, सरकार के पास जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। हमारे पड़ोसी राज्यों, देशों में क्या हो रहा है? जनता जागरूक हो गई, अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई। वो सेल्फ रेस्पेक्ट स्टेज में चले गए। उनने सबको सेल्फ रेस्पेक्ट के स्टेज पे ले आया। और लोकतंत्र का जो बेसिक्स है, जो शक्ति है, वो जनता में है। जनता सुप्रीम है। तो साथियों, ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो कानून में हमको प्रावधान मिला है, उसको धज्जियाँ कैसे उड़ाते हैं। अब ये जो चैलेंजेस हैं, मैंने इसलिए बताया कि 1, 2, 3 को यदि हम नहीं समझे, स्टेज 1, 2, 3 को, तो हम उनके हितों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। उनके जो चैलेंजेस है, खाना पीना, बीमारी की समस्या, ये यदि प्रोवाइड नहीं किया तो हम कौन से आबादी को जागरूक करना चाह रहे हैं, कौन से आबादी को एजुकेट करना चाह रहे हैं। बेसिक चीज़ है। यदि माल न्यूट्रिशन भी होगा, बच्चे को जो 8 से 10 साल के बच्चों को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसका ब्रेन क्या डेवलप होगा, उसको कैसे इंटेलेक्चुअल बनाओगे आप। और ऐसे बच्चे लाखों की संख्या में हमारे हर दिन बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसी व्यवस्था में बढ़ रहे हैं, उसको खाने को नहीं मिल रहा है। तो हम प्रबोधित किसको करेंगे? वो उधर इधर बिठा भी दिया तो उसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ रहेगा, तो क्या समझेगा। जब हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन के नहीं समझ पा रहे हैं, ये कैसा क्यों हो रहा है? बायोलॉजिकल इसको साइंटिफिक तरीके से समझने की ज़रूरत है। उसका जो शारीरिक विकास नहीं हुआ है। मिल गई डिग्री, 33% पासिंग मार्क है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मिल गई डिग्री, लेकिन जो उसका जो लेवल आना चाहिए, उनकी जो बौद्धिक शक्ति का जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। जब गोंडवाना आंदोलन में हम बात करते हैं, हम लोग त्रिशूल व्यवस्था बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में त्रिशूल व्यवस्था आई, मूल मुंसल मार्ग बोलते हैं। तो उसमें शारीरिक शक्ति, एक त्रिशूल ऐसा होता है ना, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और बीच में बौद्धिक शक्ति। तो ये मूल है, इंडिकेटर है हमारे शिक्षा का, कि तुम हर बच्चे को ऐसा बनाओ। हम लोग जवारा बोलते हैं ना, त्रिशूल रखते हैं, वो त्रिशूल में चूहा मारने काम नहीं आता, वो कोई कृषि औजार नहीं है, क्या करेंगे उसको रख के घर में। और सिंधु घाटी सभ्यता से बस्तर के आगे में त्रिशूल बैठा हुआ है। हमने लोगों को नहीं बताया कि हमको हमारी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का विकास करने का द्योतक है। तो शारीरिक शक्ति विकास करने के लिए खान पान, रहन सहन, न्यूट्रिशन चाहिए। और वो हमारे लोग पूर्ति करते थे जंगलों से तत्समय में।
लेकिन आज खेती जो है इस हरित क्रांति होने के बाद उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। और जब शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति का विकास नहीं हुआ तो उसकी बौद्धिक शक्ति का क्या विकास होगा। तो ये जो त्रिशूल की जो व्यवस्था थी, हमारे 3 मार्ग की जो व्यवस्था थी, शरीर की 3 शक्ति की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को हमने भूला। ऐसे ही कंगाल नहीं बने, ऐसे राजा से रंक नहीं बने, ऐसे सत्ता में परिवर्तन नहीं होता। कोई न कोई कमी जो है हमको, हमारे अंदर कोई बीमारी आती है और उसका परिवर्तन धीरे 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 होके, इसके कारण कुछ भी हो सकता है, भाषा का परिवर्तन, क्षेत्र का परिवर्तन, बहुत सारे प्राकृतिक आपदा का परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन चलेगा देश के अंदर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन उस व्यवस्था को हमारे अनुरूप परिवर्तित होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, इस देश और समाज, कैसा समाज व्यवस्था चाहते हैं, उस व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तन चाहते हैं। और उसके लिए जो जो कारक है, जो जो कारक इंडिकेटर है, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को दिमाग में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, समाजशास्त्री, कानूनविद, सारे मानव शास्त्री, अर्थशास्त्री, सारी बातें होनी चाहिए। बाबा साहब क्यों स्टडी किए ऐसा? बाबा साहब ने केवल इन बातों का अध्ययन किया। और हमारे पुरखों, जिसको ये डिग्रियां नहीं थी, कबीर साहब को डिग्री थी क्या? बिरसा मुंडा को कोई डिग्री थी क्या? हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, मिशन स्कूल में, और उसको इतना समझ में आ गया कि जिस पुरखा उनके दादा परदादा मिशनरी स्कूल में पढ़े, उसने स्कूल में पढ़े और उसी के खिलाफ उसने आंदोलन किया इस देश में। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो धर्म था उसके खिलाफ में उन्होंने आंदोलन कर दिया। और इस देश के अंदर जो बड़ी व्यवस्था थी, जिसको आप हिंदू व्यवस्था बोलते हो, वैष्णव धर्म की व्यवस्था जिसको बोलते हैं, उसके खिलाफ भी उसने आंदोलन किया और बोला कि आदिम परंपरा पे हम चलेंगे। ये भी ठीक नहीं है जिसको हमने पढ़ा, ये टोपी टोपी एक है, ये उसने नारा दिया। वही चीज़ यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो धर्म व्यवस्था, ये भी ठीक नहीं है। ये हमारे आदिम परंपरा, आदिम व्यवस्था, हमारी जो मूल निवासी सभ्यता है, ये सही है। ये बताने वाला केवल इस भारत देश में बिरसा मुंडा है, जिसने प्रभावशाली व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था को नकारा। बाबा साहब 1950-56 में इस व्यवस्था को छोड़ के थोड़ा रास्ता बनाए थे। वो दो व्यवस्था को नकारे थे उस ज़माने में। तो साथियों, ये जो सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, तो ये जो बुराई होती है, कई बार हमारे जो बहुसंख्यक आबादी है उनके साथ ये शिक्षा की व्यवस्था की समस्या, आर्थिक व्यवस्था है, खाने पीने की समस्या है, रोटी इस व्यवस्था में घिरे होने के कारण वो दुश्मन वर्ग वहाँ तक अप्रोच करता है, उसको अपने पाले में लेता है, उसको कांवड़ यात्रा करवाता है, उसको समय समय पे नवधा रामायण करवाता है, बहुत सारे फैसिलिटेट करता है। तो निश्चित ही जिसके जो संपर्क में आएगा, जो जिसको मोटिवेट करेगा, उसके साथ वो चला जाएगा। इसलिए जो जागरूक लोगों की जिम्मेवारी है, जो ज्ञानवान लोगों की जिम्मेवारी है कि वो जो गलत दिशा में जाने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को हम अपने दिशा में मोड़े, उनको एजुकेट करें, उनको उनके अंदर स्वाभिमान जागृत करें, उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराए, हमारे महान पुरखों के आंदोलनों से उसको अवगत कराए। तो ये एक चुनौती है, जो असमानता बढ़ रहा है वेरियस फील्ड में, अलग अलग क्षेत्रों में, उस असमानता का ही बेनिफिट उनको मिल रहा है। जो दुश्मन संगठन जो है, असमानता का बेनिफिट। नेक्स्ट है संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव और उनकी स्वायत्ता में कमी। अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं इस देश के अंदर में, जितनी संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं होती है, जैसे चुनाव आयोग है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है ना। आपके जो आयोग वगैरह है, शेड्यूल ट्राइब का आयोग, शेड्यूल कास्ट का आयोग, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको काम करने दे रहे हैं। ऑटोनॉमी बॉडी जो स्वतंत्र काम करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो क्या होगा, ये यदि स्वतंत्र काम करेंगे तो संविधान को लागू कराने के लिए काम करेंगे। अब वो इन्फ्लुएंस्ड है, सत्ताधारी लोग हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं।
तो वो आंख मूंद लेते हैं। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी स्वायत्तता नज़र नहीं आता है। और इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी हुई कि डेमोक्रेसी को यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको चेक करने का क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए। तो उसमें एक पैरामीटर है सेपरेशन ऑफ पावर। इंटरनेशनल स्टडी है 2022 की। फ्रीडम होना चाहिए, वो होना चाहिए। फ्री इलेक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए। वैसी सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उसको पावर सेपरेट होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में तनाव चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर के। उपराष्ट्रपति जैसे पद पे बैठे लोगों ने अपनी बात कही कि संसद सुप्रीम है। चीफ जस्टिस ने कहा संसद सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है। और ये बात किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बैठे हुए लोग कहें ऐसा जरूरी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। संविधान सुप्रीम है और संविधान से भी जनता सुप्रीम है। क्योंकि संविधान किसके लिए बना? जनता के लिए बना। लोकतंत्र में जनता सुप्रीम है, जनता के हित सुप्रीम है, जनता के कल्याण, सामाजिक कल्याण गतिविधि चलाना ये सुप्रीम है। तो ये समस्या हो रही है। राजनीति का लोक सरोकारों से भटककर सत्ता केंद्रित होना। राजनीति का लोक सरोकार को हमने समझा कि जो राजनीति में जो लोक सरोकार है, जनता के हितों के कल्याण के लिए जो कार्यवाहियाँ की जानी चाहिए, जो योजनाएं चलाई जानी चाहिए, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सारी चीज़ जो चलाए जाने चाहिए, वो उसका केंद्र बिंदु सत्ता हो गया है। और सत्ता भी किसी पार्टी दलीय सिस्टम के शिकार है। और दल कौन चला रहे हैं? दल जो है वो स्टेटस को रखना चाहते हैं, विषमतावादी को बनाए रखना चाहते हैं, मनोवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे लोग वो दल को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे लोग उस विचार को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या हुआ? अल्टीमेटली हमारे जो राजनीति जो चल रही है वो सत्ता कंट्रोल कर रही है, सत्ता को दल कंट्रोल कर रही है। और दल को वो कौन कंट्रोल कर रहा है? जो इस देश के अंदर समानतावादी व्यवस्था नहीं लाना चाहता, जो इस देश के अंदर ऊंच नीच बनाए रखना चाहता है, जो जाति को क्या मानता है? जाति को मूल मानता है, धर्म का मूल मानता है। जबकि ये स्थापित हो चुका है कि जाति जाति को तोड़ता है, जाति जाति एक दूसरे को तोड़ता है। और धर्म क्या है? धर्म का डिक्शनरी मीनिंग देखिए, रिलीजन, जो जनता को जोड़ता है। रिलीजन जो है जनता को जोड़ता है, टू टाई, टू बाइंड, वो बाइंड करता है। तो ऐसे तुमने कौन सा धर्म रखा जो तोड़ता है? ऐसा कौन सा धर्म रखा जो सांप्रदायिकता फैलाता है? ऐसा तो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसके डिक्शनरी मीनिंग में नहीं है। लैटिन भाषा, इंग्लिश की उत्पत्ति होती है लैटिन से होती है, लैटिन का वर्ड मीनिंग पढ़ो, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग पढ़ो। तो इस देश के अंदर ऐसा चल रहा है। तो ऐसा चलाने वाले लोग सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हमको डिटैचमेंट करना पड़ेगा। ये गलत हो रहा है, ये कानून में ऐसा हो रहा है, ये बताने की ज़रूरत है। तो आगे की रास्ता क्या होना चाहिए? समय को देखते हुए हम इसको कंक्लूड करेंगे। शायद भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। साथियों, ये जो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, हमारा जो विषय को लगाने का क्या मतलब कि जो संवैधानिक मूल्य है उसका पुनर्जनन करना और जन जागरूकता फैलाना। ये जो संवैधानिक मूल्य खो गई है, जिसको हमने संवैधानिक मूल्य क्या कहा है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये जो मूल्य खो रही है उसको वापस जागरूक करना, बताना लोगों में, जन जागरूकता फैलाना। इस वैल्यू जो ख़त्म हो रही है उसको फिर से स्थापित करना। इसमें मैं थोड़ा सा 2 लाइन और बताता हूँ। जो बंधुता है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाबा साहब इसको स्पेशली
कंसंट्रेट करते हैं कि इस देश के अंदर स्वतंत्रता और स्वतंत्रता और समानता को स्थापित करने के लिए उसके पहला सीढ़ी बंधुता को स्थापित करना पड़ेगा। पहले बंधुता स्थापित होगा तब जो है स्वतंत्रता समानता आ सकती है। तो हमारे यहाँ वैल्यू क्या हो रहा है, बंधुता को स्थापित करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बन रहा है। कोई संगठन ऐसा नहीं है जो बंधुता स्थापित करने के लिए काम कर रही है। कभी कभी कुछ संगठन जो है समरसता स्थापित करने वाले के लिए जरूर कुछ कार्यक्रम चलाती है, आप लोग देखते होंगे, लेकिन बंधुता स्थापित करने वाला कार्यक्रम इस देश में नहीं चलता है। सामाजिक रूप से भी नहीं चलाते और सांगठनिक रूप से भी नहीं चलाते। तो साथियों, ये भी एक चैलेंजेस है। हम जब इसको फिर से इस वैल्यू को स्थापित कर पुनर्जनन करना चाह रहे हैं, मतलब फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं, तो फिर से स्थापित तो तभी होगी ना जब हम उसको खुद ही पहले ढंग से समझ लें। प्राकृतिक तौर पे यही जो बंधुता है उसको हम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है ना, दो तत्व जो है एक साथ बंधुता स्थापित करना। दो तत्व, दो अलग अलग तत्व है, वो इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करके एक त्याग करता है, एक स्वीकारता है। इस वैल्यू सिस्टम से वो बंधुता बना लेते हैं। जैसे पानी है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ है, लेकिन उसको कोई बता सकता है क्या? क्यों नहीं बता सकता अलग अलग है के? क्योंकि वो बंधुता स्थापित हो गई। वैसे हम लोगों में बंधुता स्थापित हो जाएगा तो हमको कोई अलग नहीं बता सकता कि ये जो है ध्रुव साहब जो है बहुत बड़ा अधिकारी है और एक जन चपरासी है, ऐसा नहीं बता सकता। क्यों? बंधुता स्थापित होता है तो हमारे सारे मूल्य एक जैसा हो जाता है। हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ टेबल करते, एक साथ जोहार करते हैं, जय भीम बोलते हैं, अलग अलग अभिवादन करते, बराबरी का करते हैं। जहाँ पे ऊंच नीच हुआ तो समझ लो वहाँ बंधुता स्थापित नहीं है। और संगठन समाज के अंदर बंधुता स्थापित नहीं होने के कारण ऊंच नीच हो रहा है। बड़े बड़े हीरो बन रहे हैं, बाबा साहब इसी को बोला, जिसके कारण नायक पूजा शुरू हो जा रही है। लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं, भीड़ों में ताली बजवा रहे हैं। ये बातें क्यों होने लगी है? क्योंकि ये बंधुता गायब हो गई है, वहाँ से बंधुता खत्म हुई। तो साथियों, ये संवैधानिक मूल्य है बंधुता। ये संगठन के अंदर बंधुता करना है। और बंधुता जो है कोई भाईचारा नहीं है, भाई भाई के बीच वाला चारा नहीं है। ये पति पत्नी के बीच में बंधुता, बाप और बेटे के बीच में बंधुता, हमें और पड़ोसी के बीच में बंधुता, सबके बीच में बंधुता, प्रत्येक नागरिक के बीच में बंधुता स्थापित करना है। तो इस जागरूकता करना। और दूसरा रास्ता है नीतियों में समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ावा। जो भी पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी में सभी चीज़ों का समावेशन होना चाहिए। जो हमारा रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, कोई भी पॉलिसी बन रही है उसमें, तो अभी जो पॉलिसी, कई पॉलिसी आती है, उसको आप एग्जामिन करेंगे कि क्या ये कितने लोगों को प्रभावित करता है। तो आप देखेंगे कि रिजर्वेशन की लड़ाई इतनी चल रही है, कानून में जा रहा है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसका वैलिडिटी टेस्ट कर रहा है, 9th बेंच इंदिरा साहनी से लेकर के गुजरते आ रहा है, उसके बाद भी हाई कोर्ट उसको कोलैप्स कर रहा है। ऐसा चलते अचानक से EWS आया और EWS एक दिन में संसद में, लोकसभा में, और दूसरे दिन राज्यसभा में, तीसरे दिन राष्ट्रपति ने साइन करके पारित कर दिया और चौथे दिन देश के अंदर लागू हो गया। और कैसे लागू हुआ? 10% आरक्षण, केवल 10% लोगों के लिए 10% आरक्षण। जिसकी संख्या ही 10% है उसके लिए 10% आरक्षण बिना पैरामीटर, कोई क्वांटिफिकेबल डेटा नहीं देश के अंदर। और आपको पता होना चाहिए, PV नरसिम्हा राव की सरकार थी ना, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। 10% आरक्षण उस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार में आई थी और स्पष्ट लिखा था जजमेंट में कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं हो सकता। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट कौन करेगा? किनको पिटीशन में जाना चाहिए? हमारे संगठन गया पिटीशन में,
अपील में गए, अपील में खारिज हो गया, फिर भी हम उस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, ये जो पॉलिसियाँ बन रही है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। सभी जो यहाँ के नागरिकों हैं उसके जो हित है उसका समावेशन नहीं है, डिसबैलेंस किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए चैलेंजेस, आगे का रास्ता ये बताएगा। उसके बाद सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए जन आंदोलनों को प्रोत्साहन। जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, जो 1950 से लेकर के अभी तक वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से ही सत्ता में जा सकते हैं, राजनीति से व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, उसको बताने की जरूरत है कि 1949 में बाबा साहब ने राजनीतिक समानता डिक्लेयर कर दिया था। तो राजनीति भूल जाओ, अगले पंचवर्षीय केवल सामाजिक काम कर, राजनीति भूल जा, कोई जरूरत नहीं राजनीति करने। 5 साल में परिवर्तन आ जाएगा इस देश के अंदर यदि हमने राजनीति छोड़ दी। इतने सालों से जब कुछ नहीं हुआ, पुनः पैक्ट होने के बाद 1932 से लेके इतना दिन बाद कुछ नहीं हुआ, 100% रिजर्वेशन पूरा होने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो 5-10 साल छोड़ दे राजनीति। बाबा साहब ने दूसरी बात कही थी सामाजिक और आर्थिक के लिए, उसके लिए काम करने भीड़ जा। तो ये जो सामाजिक आर्थिक आंदोलन जो चला रहे हैं वो जन आंदोलन को तैयार करने की ज़रूरत है, और ये पड़ोसी देशों में हो रहा है, उदाहरण भी सामने है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे आंदोलन चल रहे हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, और इसकी ज़रूरत है ऐसे जन आंदोलनों को प्रोत्साहन देना, तैयार करना, और इसीलिए प्रबोधन करते हैं। इसीलिए हम डिफरेंट विषय पे, ताकि हमारे नागरिकों को सारे समझ बनना चाहिए। शिक्षा और संवाद के माध्यम से सामाजिक एकता को मजबूत करना, हमारे बीच में जो अलग अलग गुटों में बटे हैं, जो सामाजिक एकता जो टूटी हुई है, उसको इस वैल्यू सिस्टम से एक लाना। हमारे जो मूल निवासी जो कंसेप्ट है, हम लोगों को समझा रहे हैं कि इस देश में मूल निवासी सभ्यता जो स्थापित हुई थी, वो ऑलरेडी उसके अंदर समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय सब इंटीग्रेटेड था, उसके अंदर समाहित था। उस वैल्यू सिस्टम को हम चला रहे थे, सामुदायिक व्यवस्था था, किसी को पानी का स्ट्रगल नहीं था, अरे एक ही तालाब में नहाना था, पैसे का कंसंट्रेशन करना, इकट्ठा करने का नहीं था, क्योंकि सामुदायिक संपत्ति, आज भी हमारे गांव में सामुदायिक संपत्ति होती है। 5वीं अनुसूची पैसा कानून, ये सामुदायिक संपत्ति का प्रावधान है। वन अधिकार जो कानून आया 2006, वो सामुदायिक संपत्ति को बढ़ावा देने की बात करता है। बाबा साहब भी इसी बात करते हैं। और ये कौटिल्य अर्थशास्त्र जो चलाए लोगों ने, कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा कि ये जो सामुदायिक संपत्ति को चलाने वाले लोग हैं, समुदाय में शासन व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, इनके बीच में जाओ और क्या करो, इनको धन रखने के लिए उकसाओ, इनको साधन सुविधा दो, इनको अच्छे अच्छे सुंदर लड़कियां प्रोवाइड करो, जिसको क्या बोलते थे लोग, अप्सरा। अप्सरा कोई अच्छा चीज़ है क्या? लेकिन लिखा हुआ है, इनको प्रोवाइड कराओ। तो इससे क्या होगा, इनको मदिरा दो, क्या देना है, मदिरा भी ले जाके दो, जरूरत पड़े मदिरा भी पिलाओ इसको। तो ये सारे चीज़ों को क्यों किया? क्योंकि वो हमारा जो सामुदायिक शासन प्रणाली है, समुदाय में रहने की व्यवस्था है, हम मानवतावादी व्यवस्था में जीने की जो कल्चर है हमारे, उसको ख़त्म करना। अब ख़त्म करने के लिए ये मदिरा पान कराओ, वेश्यावृत्ति कराओ, ये इनको इंडिविजुअल धन रखने के लिए रखो। तो ये सारे चीज़ कौटिल्य शास्त्र में पढ़ने को मिलता है, और ये सारे संविधान के खिलाफ है ना। अभी किसी ने बोला मदिरा पान कराओ, मदिरा पी करके गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो बोले इसको अपराध कायम करो, है ना। शराब पी करके किसी को गाली दे दिया तो अपराध कायम करो, है ना। और शराब बेचने वाले के ऊपर अपराध कायम हुआ क्या? आर्टिकल 47 का वायलेशन देश के अंदर चल रहा है। आर्टिकल 47 में मादक पेय पदार्थ प्रतिबंधित है, केवल इसका उपयोग जीवनोपचार करने के लिए दवाइयों के रूप में की जा सकती है, इसके अलावा नहीं की जा सकती।
ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और क्या कर रहे हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो डायरेक्शन दिया था उसको ये गैर संवैधानिक पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये जानते हैं कि ये सारे लोग जो है पेट्रोल इंजन से चलने वाले लोग हैं, इनमें डीजल डाल दो तो इसके इंजन खराब हो जाएगा, क्योंकि इस देश में असुर लोग रहते हैं, सुरापान नहीं करने वाले लोग असुर लोग रहते हैं, और इसको सुर बना दो तो इसका सुर बिगड़ जाएगा। अब आज बहुत छोटी बात है, संविधान के अंदर लिखा, हमने संविधान को समझा नहीं, इसीलिए हमारा आंदोलन भटक रहा है। तो साथियों, इस तरीके से सामाजिक लोकतंत्र की पुकार संविधान के दिशा निर्देशों के आधार पर एक ऐसी राजनीति की मांग है जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले, और यह तभी संभव है जब राजनीतिक दल और जो संगठन हैं, नागरिक हैं, ये जो संवैधानिक मूल्य हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसको अपने व्यवहार में लागू करेगा। बोलने के लिए नहीं, कथा कहने के लिए नहीं है, ये इसको हमारे व्यवहार में लागू करना है। और जिस दिन हम इसको व्यवहार में लागू करेंगे तो उसी दिन से हमको सुख शांति समृद्धि अपने घर से चालू होगा। व्यवहार में कैसे लागू होगा, पति पत्नी के बीच में हम समतावादी बनेंगे, वहाँ भी भेद नहीं करेंगे, बेटा के बीच नहीं करेंगे, परिवार में हमारा ग्रोथ करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सोशल वैल्यू को वहाँ लागू करेंगे, फिर संगठन में लागू करेंगे, समाज में लागू करेंगे। तो कोई भी जब ऐसा नहीं करेगा तो हम सब लोगों का एक दिशा बनेगा, और यही पोलराइजेशन एक दिशा बनाने का काम संगठन कर रहा है। और इसको तोड़ने के कारण हमारा दुश्मन संगठन उसको कांवड़ यात्रा करा रहा है, कोई मंदिर में ले जा रहा है, कोई भजन करवा रहा है, कोई दूसरी आंदोलन करवा रहा है, कोई जो है धर्म के आधार पे बोले ये गैर मुस्लिम है, मुस्लिम है, ये करवा रहा है। तो ये सारे इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एक जो वैल्यूज में लाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है, हम जागरूक लोग बीमार हो गए हैं। किसी को बाबा साहब ने अंतिम वाक्य कहते हुए बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणवाद इस देश में अपने ज्ञान पे नहीं टिका है, बल्कि इस देश के मूल निवासी लोगों के अज्ञानता पे टिका हुआ है। वो ज्ञान है इसलिए नहीं टिका हुआ है, उसके ये जो लोग कब्जा करके रखे हैं उसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि हम अज्ञानी बन बैठे हैं, अपने घरों में, अपने जगहों पे, अपने समाज को चला रहे हैं, इसलिए वो टिका हुआ है। और जिस दिन हम ज्ञान के पिटारा खोलेंगे, जिस दिन हमारे वो त्रिशूल शक्ति को दिखाएंगे, उस दिन ये अपना वो नकली त्रिशूल लेके भाग जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे आपको पता है, जब ऐसी स्थिति आती है तो आदमी सरनेम छुपाता है, आदमी सरनेम छुपाता है। अभी पड़ोसी देश में तो भागने की स्थिति हो गई है। लेकिन आप याद रखिए, यदि हम इस वैल्यू सिस्टम को इस देश के अंदर लागू किया, इस राज्य के अंदर लागू किया, तो ये जो लोग सिंबल दिखा रहे हैं ना बड़े गर्व के साथ, वो सिंबल बंद हो जाएंगे और ये प्रैक्टिकल होगा। और इसको करने के लिए मैं सभी कार्यकर्ता साथी से, केडर साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि हम संगठन को संगठन के रूप में चलाएं। हम 15-20 लोग नहीं बैठे हैं, ऐतिहासिक संगठन के साथ बैठे हुए हैं। हमारे उन लोगों को बताना पड़ेगा, वो अभी सेकेंड हाफ आने वाले, कल छुट्टी के दिन आने वाले हैं। कुछ साथी इसलिए नहीं आए कि 17 तारीख को वो धरना करने वाले हैं। धरना हमारा कार्यक्रम नहीं है, एजिटेशन हमारा कार्यक्रम नहीं है। बाबा साहब ने इसको कहा था कि आपको आपके सामाजिक आर्थिक जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की चर्चा जो हम कर रहे हैं, इसके एजुकेशन लेने के लिए, इसमें ट्रेन होने के लिए आज वो उपस्थित नहीं हुए, तो संगठन को प्रभावित करेंगे, संगठन के ग्रोथ को प्रभावित करेंगे। तो साथियों, आप जो लोग नहीं आए हैं उनको आप बात करिए, उनको एजुकेट करिए। और जहाँ तक BS पर अभियान हम लोग संविधान चला रहे हैं, अभी मिशन 29 योजना हम इस देश के अंदर लाने वाले हैं।
उस पर हम काम कर रहे हैं। मिशन 29 आएगा, मिशन 24 पे हमने ट्रायल किया है, मिशन 29 आ रहा है। उस योजना पे हम आपके सामने जल्द लॉन्च करेंगे और उस दिशा में हमको बहुत ही सफलता मिलेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसी के अपील के साथ आपने बहुत गंभीरता से सुना, हमारे वक्तागणों को भी आभार करता हूँ। और इस उद्घाटन के अवसर पर मैं आपको शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि आप लोग सारगर्भित चर्चा करेंगे 2 दिनों में, और कैसे छत्तीसगढ़ में संगठन को बढ़ाया जाए, कैसे अन्य राज्यों के बराबरी करने में आप लोग ऊपर आएंगे, इस टारगेट को आप लोग चिंतन मनन करेंगे। इसी के बाद साथ में अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, आप सभी को जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विषय पे बात रखी, हमारे मूल निवासी समाज को संवैधानिक हक अधिकार के बारे में अच्छी तरह से बताया सर। और अभी हमारा लंच का समय हो गया है, तो अभी हम लोग आधे घंटे के लिए ब्रेक करते हैं और हमारा जो दूसरा सत्र है वो भोजन के बाद पुनः सत्र को चालू करेंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग आधे घंटे के अंदर भोजन ग्रहण कर लें सर। हाँ, समापन की घोषणा करता हूँ, बोलो ना। इसी साथ इस सत्र की समापन घोषणा करता हूँ। और इसी के साथ ये जो हमारा प्रबोधन सत्र था, इस सत्र का समाप्ति का घोषणा करते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी।